नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बड़ी खबर से। डायरेक्टर महेश भट्ट के बयान दर्ज हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में डायरेक्टर महेश भट्ट से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। महेश भट्ट के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ये बयान इस केस के लिए क्या मायने रखते हैं, इस केस में कोई नया मोड़ लाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला सामने आया है, तब से लगातार इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और लगातार कई बड़े दिग्गज सेलिब्रिटी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, महेश भट्ट का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज कर लिया है। 11 बजे के करीब में ये मुंबई के सैंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए थे और कुछ ही मिनट पहले महेश भट्ट यहां से बाहर निकले हैं अपना बयान दर्ज करा के। आपको बता दें कि सड़क 2 फिल्म भी सुशांत सिंह को ऑफर की गई थी, हालांकि उन्होंने कुछ कारणवश इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। वहीं आपको बता दें सुशांत की जो करीबी दोस्त हैं या फिर कहें कि गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती से की करीबियां महेश भट्ट से रही हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस कई सारी पहलुओं पर जांच करना चाहती थी। जिस तरह से महेश भट्ट को लेकर भी कई आरोप कंगना रनावत से लेकर कई और लोगों ने लगाए हैं। उसी मामले में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट को बुलाया हुआ था। महेश भट्ट का बयान दर्ज किया जा चुका है। अब इस मामले में धर्मा प्रोडक्शन के CEO को भी सम्मन भेजा गया है, जो जिनसे मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक अगर जरूरत पड़ती है तो धर्मा प्रोडक्शन के जो मुखिया हैं यानी कि करण जौहर, उनका भी बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के CEO को नोटिस सम्मन भेजा जा चुका है और महेश भट्ट का आज बयान दर्ज किया गया। तकरीबन 2 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया, जहां पर मुंबई पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर सड़क 2 फिल्म आ रही है उसको लेकर क्या कुछ विवाद रहा, किस वजह से उन्होंने ये फिल्म छोड़ी, या फिर रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या कुछ सुशांत के जहन में चल रहा था, या फिर जब भी महेश भट्ट जाते थे रिया चक्रवर्ती के घर पे तो क्या कुछ वहां पर हालात थे उस वक्त सुशांत सिंह के, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे, तो क्या कुछ बातचीत होती थी। तो कई सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब मुंबई पुलिस चाहती थी और यही वजह है कि आज इनका बयान दर्ज किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बिहार के बक्सर से स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां एक मासूम के परिजनों का कंधे पर लादकर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। घटना बक्सर के सदर अस्पताल की है, जहां एक दंपति अपने नवजात की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए और नवजात बच्चे को ट्रे में लिए हुए डॉक्टर से दिखाने के लिए घूम रहा है। यहां तक कि डॉक्टरों ने बेड तक जाकर उन्हें देखना भी मुनासिब नहीं समझा और वो घंटों अस्पताल के चक्कर काटता रहा। आखिरकार समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें कि बक्सर देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का संसदीय क्षेत्र है, जहां इस तरह के हालात हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह से जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पटना NMCH का दौरा करने के बाद अस्पताल में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया, लेकिन आज भी अस्पताल के हालात जस के तस बने हुए हैं। अस्पताल में कोरोना का मरीज एक और जहां फर्श पर लेटा हुआ मिला, वहीं मरीज आज भी यहां लाशों के बीच रहने को मजबूर हैं। सरकार की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सरकार के इन दावों की पूरी तरह से पोल खुल रही हैं। आज भी पटना के बड़े अस्पतालों में कोरोना के ऐसे मरीज हैं जो लाशों के बीच अपना इलाज करा रहे हैं। पटना के सरकारी अस्पताल NMCH की लापरवाही पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट विनोद कुमार सिंह का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि मॉर्चरी में स्टाफ की भारी कमी है, जिसको लेकर वो कई बार सरकार और स्वास्थ्य विभाग से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल NMCH अब अव्यवस्थाओं का अस्पताल बन चुका है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इस वक्त हमारे साथ खुद
एनएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट मौजूद हैं। सर, ये बताइए, लगातार अस्पताल की अव्यवस्था सामने आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है? संसाधन की कमी या कुछ और? सर, जो अव्यवस्थाएं रही होंगी उसमें काफ़ी ढंग से हम लोगों ने सुधार किया है। यानी अस्पताल में स्टाफ की कमी नहीं है, चाहे डॉक्टर की बात करें, नर्स की बात करें, या जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं उनकी बात करें? नहीं, वो अस्पताल में जो 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ की कमी है, जिसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया है। हम उचित मात्रा में 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ सभी वार्ड में नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ नर्सेज की भी कमी है, बहुत सारे जगह हैं, उसका भी पूर्व में उसके लिए डिमांड ऑलरेडी किया जा चुका है। तीसरा जो है, हमारे यहाँ जो डेड बॉडी डिस्पोजल के लिए जो लोग हैं, जो केवल 3 हैं, जिनसे हम 24 घंटे काम नहीं ले सकते, है ना? तो जबकि एक दिन में मौत तो ज़्यादा होती होगी। हाँ, ये तो संजोग है। किसी दिन जो है 2 ही मौत होता है, किसी दिन 1 भी नहीं होता है, किसी दिन 10 हो जाता है। लेकिन 3 आदमी तो काफ़ी कम है ना? हाँ, 3 आदमी, कम से कम 9 आदमी चाहिए, जो कि 3-3 आदमी एक शिफ्ट में काम करे, जिससे कि वो डेड बॉडी डिस्पोजल जो है क्विकली किया जाए। और वार्ड्स में कई बार जो मरीज रह गए हैं डेड बॉडी, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने एक मोर्चरी बना लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कमियां लगातार सामने आ रही है, मीडिया के सामने आ रही है, तो जो संसाधन है उसको दूर करने की, जो कमी है संसाधन में, उसको दूर करने की जरूरत है? यस, हम लोग उसके लिए भरपूर लगे हुए हैं, अपने स्तर से भी और अपने उच्चाधिकारियों को भी हमने इसकी जानकारी दी है कि हमारे पास ये संसाधन की कमी है, और इस संसाधन की कमी को दूर किया जाए, और वो लोग भी आश्वासन दिए हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का विस्फोट हो रहा है। आए दिन 3000 के लगभग नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे हर कोई दहशत में आ गया है। सबसे खतरनाक हालात राजधानी पटना के हैं, जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि राजधानी के अस्पतालों में डॉक्टर्स को भी इलाज नहीं मिल रहा है। बेकाबू कोरोना के बीच पटना के अस्पतालों की बदइंतजामी बयां करती हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पटना के अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बदइंतजामी के हालात बने हुए हैं। ये देखिए किस तरह से एक मरीज वहां पे लेटा हुआ है। कई ऐसे कोरोना के मरीज हैं जहां मरीजों के शव पड़े हुए हैं, और उन सब के बीच वो अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। हमने सरकार से कुछ डिमांड की हैं, लेकिन वो डिमांड अभी तक नहीं मानी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री दौरा करते हैं और कहते हैं कि अब व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में सियासी घमासान पर यह बड़ी खबर है। राज्यपाल को हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। विधानसभा सत्र ना बुलाने पर यह याचिका दायर की गई है। तो राजस्थान की सियासत में यह बड़ा घटनाक्रम, बड़ी खबर देखने को मिली है, जिसमें राज्यपाल को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजभवन और सरकार के बीच लगातार यहां पर तनातनी देखने को मिल रही थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के जो चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुला जाए, लेकिन बार बार इसको राज्यपाल टाल रहे थे। अब यह मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, अब राज्यपाल के खिलाफ सीधी तलवार खींचती है अशोक गहलोत के ग्रुप ने। जी देखिए, ये अशोक गहलोत का ग्रुप नहीं कहा जा सकता। ये एक इंडिविजुअल एडवोकेट है, शांतनु पारिक, उन्होंने ये याचिका दायर की। लेकिन उन्हें संविधान के कुछ बातें और कुछ जो पुराने नाजिर थे अदालत के फैसले, उनका हवाला दिया और कहा कि जब कैबिनेट प्रस्ताव पारित करता है तो राज्यपाल बाध्य होते हैं कैबिनेट के प्रस्ताव को मानने के लिए। लेकिन कैबिनेट ने 2 बार प्रस्ताव पारित कर दिया, बावजूद इसके राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। कहीं न कहीं ये संविधान के नियमों की अवहेलना। तो इससे लेकर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। अभी इस मामले को सुनवाई के लिए अदालत ने स्वीकार नहीं किया है अभी कुछ, तो क्योंकि पिटीशन अब आज ही फाइल हुई है। ऐसे में कब लिस्ट होगी और अदालत का रुख क्या होता है, इस पर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा किया अपने विधायकों के बीच में कि अगले 48 घंटे में जो बागी विधायक हरियाणा में बैठे हैं 19, उनमें से 3 विधायक कांग्रेस खेमे में वापस लौट आएंगे। ये अपने आप में उन्होंने एक बड़ा दावा किया। किस आधार पे किया, ये तीनों विधायक कौन है, इसके बारे में फिलहाल वे कोई जानकारी नहीं दे रहे। लेकिन उनका ये कहना है कि अगले 48 घंटे राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के लिए काफी तसल्ली भरा रहेगा।
और बिल्कुल यहां से अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत इस जुगत में लगे हुए थे कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए जहां वो अपना शक्ति परीक्षण कर सके, लेकिन राज्यपाल अड़े हुए हैं। अगर ये याचिका मंजूर हो जाती है शिवत्सन, तब आगे क्या होगा? क्योंकि ये लड़ाई तो अभी थमती हुई दिख नहीं रही है। जी बिल्कुल, देखिए लड़ाई थमती हुई नहीं दिख रही है। अगर लीगल प्रोसेस की बात करें, आज स्पीकर ने इसलिए यह मामला वापस लिया था अपना जो एसएलपी है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि कानूनी लंबा दाव पेच में न फंसे। अब यह मामला फिर से आ गया तो राज्यपाल के अधिकारों और सरकार के या कैबिनेट के जो अधिकार है उसे लेकर शायद हाईकोर्ट में लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और राजभवन के बीच में टकराव काफी हद तक बढ़ चुका है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, उन्हें राज्यपाल की शिकायत की और कहा कि राज्यपाल एक तरफा व्यवहार कर रहा है, लोकतंत्र के नियमों को नहीं मान रहे। ऐसे में संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को कैबिनेट के प्रस्ताव को मानते हुए तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री तक को मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया और यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति को भी आज ज्ञापन जो भेजने की बात एक प्रस्ताव से अनुमोदित कर दिया गया। अब राष्ट्रपति को भी राजस्थान के कांग्रेस के जो विधायक हैं सभी मिलकर अपने हस्ताक्षर वाले ज्ञापन भेजेंगे। तो अब ये लड़ाई सड़कों पर आ गई है। कोर्ट कचहरी में सरकार को भी पता लग गया है कि काफी वक्त लग सकता है, इसलिए प्लान बी पर अब सरकार काम कर रही है और प्लान बी यही है कि अब सड़कों पर जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को पूरी तरह उठाया जाए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां खुद प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की, अब जितने भी विधायक हैं उनके हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे। और ये जो अभी एक बड़ी खबर सामने है जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ये दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे में 3 विधायक जो हैं वो वापस लौट रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। ये भी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है क्योंकि आंकड़ा अभी भी अशोक गहलोत के पक्ष में है। जी बिल्कुल, देखिए आंकड़ा भले ही अशोक गहलोत के पक्ष में है, लेकिन अभी पूर्ण संतुष्ट खुद अशोक गहलोत भी नहीं है, क्योंकि एकदम ये जिन 101 नंबर चाहिए उन्हें, उनके पास 102 है, उससे ज्यादा नहीं है। और एक आधे विधायक इधर उधर जा सकते हैं विश्वास मत के दौरान, अशोक गहलोत इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने जो आज दावा किया, ये दावा कांग्रेस की ओर से पहले भी आ चुका है। जब शुरुआत में ये लोग बागी विधायक मानेसर जाके बैठ गए थे तब भी कहा जा रहा था कि 3 विधायक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं हुआ। अब रणजीत सुरजेवाला ने एक बार फिर से विधायकों के सामने यह बात ताल ठोककर कही है, क्योंकि आज विधायक दल की यहाँ पर बैठक भी थी। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ का अभियान के तहत जो एआईसीसी ने जारी किया था, तो उसमें रणदीप सुरजेवाला का कहना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो है कि उन्हें कुछ न कुछ शायद इसका इंडिकेशन मिला है या इस दिशा में सफलता मिली है। यदि 3 विधायक आते हैं तो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के लिए राजस्थान में सबसे बड़ी राहत की बात होगी। चलिए शिवसेना, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में गहलोत अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो ट्वीट करते हुए गहलोत ने लिखा है कि लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत यह प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।